सो नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशंस. लिखिए. डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस का भी लास्ट चैप्टर है और ऐसे कह दो कैलकुलस का भी ये लास्ट चैप्टर है. एरिया के कंपैरिजन में आपको इजी लगेगा, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है और स्कोरिंग चैप्टर है. हाँ, चलिए लिखें. अब देखिए, अगर आपके पास x में 2 डिग्री इक्वेशन है तो आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ यू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द इक्वेशन, दैट्स दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस इक्वेशंस. राइट. सो देखिए, ये देखिए, ये फंक्शन है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ये, एनी इंस्ट्रूमेंट, और ऑब्वियसली इसको काम करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड सम इनपुट. इनपुट इज कॉल्ड एक्स, यानी जिसको आप डोमेन भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथ्स. इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनको आप समझ लें. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इस इंस्ट्रूमेंट को फंक्शन करने के बाद इट प्रोवाइड्स यू सम आउटपुट, उसको हम क्या बोलते हैं? वाई. सो आउटपुट इज वाई, इसको आप कहते हैं रेंज, एंड दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज दिस वाई डिपेंड्स ऑन द इनपुट. ऑब्वियसली आपका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट पे ना. आप जिस तरह का इनपुट प्रोवाइड करेंगे वैसे ही आपको क्या करेगा? ये इंस्ट्रूमेंट आउटपुट प्रोवाइड करेगा. सो देयर आर द 2 वेरिएबल, वन इज द एक्स, सेकंड वन इज द वाई. उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. सो लिखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन आप शॉर्ट में लिख सकते हो इसको डी. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग independent and dependent variables, independent and dependent variables, and derivative of dependent variable with respect to a differential equation involving x and y, dependent and independent variables, and derivative of dependent variable with respect to independent variable, that is dy by dx. यहाँ पे तो हम पर्टिकुलर इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार देखो टी भी आता है, आप dt बाई डी एक्स भी लिखते हैं, dt बाई डी जेड भी लिखते हैं, dz अपॉन dx भी लिखते हैं ना, dy बाई dt भी लिखते हैं. सो an equation containing the dependent and independent variables and derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called the differential equation. is called the differential equation. है ना. देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. जिस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, लॉग इक्वेशंस आप लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये सारी इक्वेशंस होती है, वैसे ही यदि किसी में x है, y है और उनका डेरिवेटिव प्रेजेंट है. अब ये जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर हो, किसी भी तरह का ऑर्डर हो सकता है. तो कुछ एग्जांपल्स आप लिख लें यहाँ पे. dy बाई डी एक्स प्लस एक्स ln x इज इक्वल टू 0. फिर d2y dx2 प्लस 2xy dy बाई डी एक्स माइनस का 3x इक्वल टू 0. d3y dx3 प्लस d2y dx2 प्लस sin x इज इक्वल टू 0. इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ, लिखें, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. There are the 2 types of the differential equation. One is the ordinary differential equation, and second one is the partial differential equation. So there are the 2 types of the differential equation, ordinary differential equations and the partial differential equation. Ordinary differential equation किसको बोलते हैं? लिखिए, an equation containing derivative with respect to single independent, derivative with respect to single, यानी only one, single independent, derivative with respect to single
independent variable is called the ordinary differential equation. Is called the ordinary differential equation. ठीक है. And an differential equation लिखिए, and differential equation which contain two or more independent variables. Two or more independent variables is called the partial differential equation. Is called the partial differential equation. जैसे आपने लिखा d2y upon dx2, ये सब तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है, कौन? x. और यहां लिखा आपने d2z अपॉन dx, यहां लिख दिया आपने dt. ठीक है. फिर आपने लिखा यहाँ पे dz अपॉन d अल्फा इक्वल टू 0. यानी जहां पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. और कई बार वो लोग ना dy पर dx को देखिए ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से डेल्टा वाई, या एक तरह का ये सिंबल यूज करते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए. सो ये हमारे सिलेबस में नहीं है. गुड स्माइल, है ना मैडम, कह दो ये भी नहीं है ना. सो ये नहीं है हमारे सिलेबस में. हम सिर्फ क्या स्टडी करेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब आप लिखिए, इसी में लिखिए एक लाइन छोड़ करके, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. देखिए इसमें दो तरह के वेरिएबल्स हैं. अब y is the dependent variable, x is the independent variable, and the value of, लिखिए, the value of y equals to fx. The value of y equals to fx satisfying the given differential equation. या आप ऐसे लिख लो, the value of y equals to fx plus c, क्योंकि जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं तो c भी आता है. The value of y equals to fx plus c satisfying the given differential equation. The given differential equation is called the general solution of this equation. बार बार differential equation हम लोग बोलेंगे तो आप DE लिख लें, है ना. Is called the general solution of the given differential equation. And if C attains some particular value, if C attains some particular value according to given condition, if C attains some particular value according to given condition, is called the particular solution, is called the particular solution of given DE, given differential equation. तो सुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे आपको dy by dx ये गिवन है x इंटू वाई. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है. ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है dy by dx इज इक्वल टू x इंटू वाई. अब मैं क्या करूंगी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं आपको. देखें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो किसी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना, और फिर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से उस कर्व को वापस, यानी उस कर्व को फिर से रीगेन करना, फिर से निकालना. तो आपको ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें आप ना इसको ऐसे लिखिए, dy अपॉन वाई x इक्वल टू dx. इनके टाइप्स होते हैं, बाद में पढ़ेंगे. अभी तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप देखें. इंटीग्रेट कर दो, ln y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड फर्दर यू कैन राइट y इक्वल टू लेमडा ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2. कैसे आप? y इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू सी, ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2. सी कॉन्स्टेंट, देन ई रेज टू सी कॉन्स्टेंट, है ना. राइट द न्यू कांस्टेंट लैम्डा. सो y इक्वल्स टू लैम्डा e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2. एंड फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द लैम्डा, फॉर द इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ द लैम्डा, दिस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स. ये क्या है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है. आप जब वापिस y का वैल्यू ना यहां डाल करके डिफरेंशिएट करेंगे ना, आपको ये x इंटू वाई मिल जाएगा. मतलब ये जो है ना आपका ये y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में जो कर्व आपने लिखा है वो उसको सेटिस्फाई करेगा. आइदर यू कैन डिटरमाइन द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स और द x इक्वल्स टू जी वाई, जैसे चाहे वो ऐसे निकालो, है ना. जैसे आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर कभी कभार आप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के फॉर्म में भी लिखते हैं, है ना. तो इम्प्लिसिट कर्व भी आता है और एक्सप्लिसिट कर्व भी आता है. तो ये उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब मैं आपको बोलूं कि सपोज दिस कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1, तो y का वैल्यू 1, लैम्डा x का वैल्यू 0, तो लैम्डा कितना हो गया? 1. सो दिस फैमिली ऑफ कर्व
लेमडा की आपने इस कंडीशन के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी तो आपका कर्व बन गया e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी y इक्वल टू e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इज नॉट द फैमिली ऑफ कर्व, दिस इज ए पर्टिकुलर कर्व। तो अगर आपका ये सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेंड करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, अरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री में 2n पाई n के फॉर्म में हम लोग क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन, और फिर हम आपको बोलते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो फॉर द गिवन इंटरवल माइनस पाई से पाई या 0 से लेकर पाई, इस तरह से, तो वो क्या कहलाते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। पार्शियल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और जब ये फंक्शन करने के बाद आपको आउटपुट देगा, सो दिस y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज दिस y डायरेक्टली डिपेंड ऑन दैट। अच्छा, ये x तो किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये तो आप इंडिपेंडेंटली इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसा आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया, ये दो तरह के सोल्यूशन आपको समझ में आ गए। अब आप नेक्स्ट लिखिए, इसमें तीन चीजें आप समझिए। देखो अभी हमको क्या करना है, ये जो कर्व है, ये कर्व, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दो टास्क आपको करने हैं इस चैप्टर में। एक तो आपको कर्व दिया जाएगा, है ना, ये जनरल सॉल्यूशन इस तरह से, उससे आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एंड सेकंड वन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उससे आपको क्या निकालनी है, उसका जनरल या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम लोग क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन ही निकालते हैं, और फिर वो जो कांस्टेंट आते हैं उनको निकालने के लिए कंडीशन गिवन होती है, तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाते हैं, है ना। तो इस जब हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग, है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले एक और चीज मैं आपको लिखा देती हूँ, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हैं आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स रेज टू एन प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1, a2 x रेज टू n माइनस 2, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, लास्ट में an, फिर क्या है a नॉट, a1 और a2 an, ये सब कॉफिशिएंट्स हैं, और n क्या करेगा, होल नंबर है। यदि n आपका 0 नहीं, ये आपका a नॉट 0 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डिग्री का कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये n डिग्री का। n का वैल्यू 2/3 नहीं लेगा, n का वैल्यू -3 नहीं लेगा, n का वैल्यू जो है इरेशनल नहीं लेगा, फ्रैक्शनल नहीं लेगा, n क्या है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल है। ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, आपने ये सब नोट कर लिया क्या, तो करो, फिर लिखाते हैं आपको ऑर्डर। सो ऑर्डर क्या है, लिखें, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing in differential equation, highest derivative appearing in differential equation। जैसे मान लीजिए कोई आपको जनरल कम गिवन है और उसको आपने 3 बार डिफरेंशिएट किया, तो वहां पे क्या आएगा, d3y अपॉन dx3, यानी y ट्रिपल डैश। आपने 5 बार डिफरेंशिएट किया, है ना, आपने 3 बार डिफरेंशिएट किया, तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। आपने 5 बार डिफरेंशिएट किया तो d5y अपॉन dx5, तो कितने ऑर्डर हो गया, 5, है ना। एंड डिग्री क्या है, लिखिए, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, लिखें, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing in differential equation after converting the given differential equation into polynomial form
Order is the highest derivative appearing in differential equation and degree is the highest power of highest derivative in differential equation after converting the given differential equation into polynomial form. लिखिए that is the derivative should be free from. पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? क्या ये पावर जो है x है ना, देखो सब जगह बेस कितना है x है, तो क्या x की पावर आपका 1/3 हो सकता है? -2/3 अंडर रूट में नहीं ना, तो मैंने आपको कहा डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम ऑफ, लिखिए फ्रैक्शनल पावर्स और द फ्री फ्रॉम लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड सो ऑन। यानी डेरिवेटिव जो है ना वो आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए और डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के साथ कन्वर्ट नहीं होगा। डेरिवेटिव के साथ यानी आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ln dy/dx नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें sin dy/dx नहीं होना चाहिए, उसमें cos इनवर्स d2y/dx2 नहीं होना चाहिए। इन तरह के सारे फंक्शन वो dy/dx यानी जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो एक्सपोनेंशियल के साथ नहीं आएगा, किसी भी तरह के किसी भी फंक्शन के साथ वो अपेयर नहीं होगा। सो लिखिए आप order is always defined but the degree defined when these above conditions are satisfied, but the degree is defined when above conditions are satisfied. If the given differential equation, note down, if the given differential equation cannot be converted into polynomial form, then only order defined, degree not defined. And obviously order and degree कौन है? Order belongs to natural number and degree belongs to also natural number. Order and degree are natural numbers. अब यहाँ देखिए, सुनिए, इसका ऑर्डर बोलिए, पहले हम सबका ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर बोलिए इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 नहीं, पावर मत बोलो, हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। अभी आप सिर्फ ऑर्डर की बात करिए, आपने हाईएस्ट कितनी मैक्सिमम टाइम कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया? 2 बार, तो ऑर्डर कितना? 2। इसका ऑर्डर 2, यहां ऑर्डर बोलिए 2, इधर ऑर्डर नहीं, यहां ऑर्डर भी 2 और ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां ऑर्डर कितना हो गया? 3। इधर ऑर्डर बोलो, राइट? आप उधर मल्टीप्लाई भी कर देते हो, चेंज भी कर देते हो, तो भी ऑर्डर तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। इधर बोलिए क्वेश्चन नंबर 8 में ऑर्डर 5। सबको आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिग्री की बात करेंगे। पॉलिनोमियल फॉर्म में है ये, देखो इनकी पावर जो है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। अच्छा, साइन एक्स आ रहा है, लेकिन साइन एक्स किसी dy/dx के साथ अटैच्ड नहीं है। सो डिग्री कितना हो जाएगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, उसी का पावर। अब कई बार बच्चा बोलता है कि मैडम d2/dx2 इसका हाईएस्ट ऑर्डर है, सपोज कहीं पे इसकी पावर 3 है, कहीं पे इसकी पावर 4 है, तो कौन सा लेंगे? 4 लेंगे। जैसे यहाँ सब जगह बेस में कौन है? x है ना, लेकिन मैक्सिमम डिग्री क्या है? यदि a0 आपका नॉट इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम डिग्री क्या कहलाएगी? n। इफ यू राइट ax² bx + c, है ना, तो वो कौन से डिग्री की इक्वेशन कहलाती है? सेकंड डिग्री की। और फिर अगर आप a को 0 का दो तो फिर वो 1 डिग्री की कहलाएगी। तो इस केस में जो है वो आप ऑर्डर कितना लेंगे? ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, यानी यहाँ पे डिग्री कितना आएगा? 3। अच्छा, अब इस पे डिग्री सुनो, इसकी पावर ना फ्रैक्शनल है, तो आप क्या करिए? दोनों साइड क्यूब ले लो, अच्छे से समझिए। ऑर्डर तो कितना हो गया? इसका 2 हो गया। अब डिग्री की बात करने के लिए आप दोनों साइड क्या ले लो? ये तो d2y/dx2 पावर में कितना आ गया? 3, ठीक है। यहाँ बन गया 1 + dy/dx होल पावर 4 और होल पावर कितना हो गया? 5। अब कन्वर्ट हो गया ये पॉलिनोमियल फॉर्म में।
जब आप इसको ओपन करेंगे तो किसी की भी पावर, किसी भी डेरिवेटिव पे पावर फ्रैक्शनल आएगी नहीं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 और उसका पावर कितना 3, ये नहीं देखेंगे। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको इसका dy बाई dx का पावर कितना देगा 20, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है ना, तो डिग्री कितना आएगा, यहाँ पे भी 3। अब इसकी बारी थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो जगह बैठा हुआ है, d2 बाई dx2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो ऑर्डर तो 2 हो गया, डिग्री भी कितना हो गया 2। अब इसकी बात करेंगे, ऑर्डर में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ डिग्री की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री देखें, ये साइन के साथ है, क्या आप इस साइन को डेरिवेटिव से अलग कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो इसको ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ऐसे लिखेंगे d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स y। These functions should be connected with dependent और independent variable, obviously, है ना। देखो अगर साइन इनवर्स आएगा तो x लिखा जाएगा, यहाँ पे ये y लिखा जाएगा, ओनली साइन इनवर्स कैसे आएगा? सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इनके एंगल्स के फॉर्म में या इनपुट के फॉर्म में तो आने ही है। ये डेरिवेटिव्स जो है ना, इन फंक्शन के साथ अटैच नहीं होने चाहिए, तो साइन जब इनके साथ है तो मैंने इनको अलग कर दिया। अब ये हो गया ना पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट। पॉलिनोमियल का मतलब देखो, मेरी बात सुनिए, यदि आप यहाँ पे ए नोट का वैल्यू 3/2 पुट करें, थोड़ा ना कोई प्रॉब्लम है। मैं यहाँ √3 डालूं तब थोड़ा ना कोई प्रॉब्लम है। मैंने -5/4 डालना है तब थोड़ा ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये n की जगह ना इरेशनल फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। सो मल्टीपल में तो जो चाहे वो डालो ना आप। अच्छा, एक और बात, जो लास्ट में कांस्टेंट है ये तो कुछ भी आ सकता है ना, तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये डेरिवेटिव का साथ है ही नहीं, आपने हटा दिया, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया, डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर कितना है 2। आप एक्सपोनेंशियल हटा सकते हैं डेरिवेटिव में से, दोनों साइड लॉग लेकर के, तो y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू ln y, यानी कितना हो गया d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, ln y। सो ऑर्डर कितना 2, डिग्री कितना हो गया 1। अब इसकी बारी देखें, 6 नंबर देखो, यहां देखो 6, यहां लिखती हूं मैं, तो ये लिखा e रेज टू y ट्रिपल डैश माइनस x y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना हो गया 3। ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में बैठा है, इसको हटाने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, इनको उधर ले जा करके फिर लॉग ले लो। लॉग लेंगे तो इसका हट जाएगा, इनके साथ आ जाएगा। लॉग x इंटू वाई आप कुछ भी लेंगे तो ये डेरिवेटिव लॉग के साथ आ जाएगा। इसका नहीं है प्रॉब्लम, डेरिवेटिव लॉग के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ, इनवर्स के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ, इन सब से फ्री होना चाहिए, इनके साथ नहीं आएगा। तो यहां से हटाएंगे तो उधर आ जाएगा। दैट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाई हम कंडीशंस फॉर द डिग्री टू बी डिफाइंड, एंड इसीलिए इसका ऑर्डर तो आप लिखेंगे 3, लेकिन डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। यदि आपका इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन किसी पॉलिनोमियल फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है तो फिर आप क्या बोलेंगे, डिग्री डिफाइंड नहीं है। हर इक्वेशन में डिग्री बने जरूरी नहीं है, हाँ ऑर्डर जरूर डिफाइंड होगा, है ना। 7th में देखें, फिर ये पॉलिनोमियल का फॉर्म में नहीं है, dy बाई dx की पावर कितनी है -1, लेकिन आप इसको बना सकते हैं ना, उधर ले जाइए, तो ये कितना बनेगा dy बाई dx इसका पावर 2 प्लस y dy बाई dx इक्वल टू 1। अब हो गया ये पॉलिनोमियल फॉर्म में, ऑर्डर कितना है 1, है ना, ऑर्डर तो 1 है ना, डिग्री कितना हो गया, डिग्री 2। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अब सुनो, अगर यहां से आप हटाएंगे एक्सपोनेंशियल, कैसे, बाय टेकिंग लॉग, तो लॉग इधर आ जाना है, और इधर से लॉग हटाएंगे तो उस पे एक्सपोनेंशियल चल जाएगा, तो फिर ऑर्डर कितना है इसका 5, ऑर्डर तो 5 है, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। बोली बात समझ में आई? अच्छे से समझ लो, मैंने 8 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 ये स्किप हो गया। तो देखो पॉलिनोमियल फॉर्म में है क्या, ये है क्या, नहीं, 1/4 है, तो क्या करेगा आप क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको लिखेंगे, देखो d2y अपॉन dx2, आप छोटा लिखना चाहे तो y डबल डैश लिख सकते हो, माइनस का 3y d2y अपॉन dx2, है ना। इसका पावर कितना हो गया, नहीं इसका तो निकाला ना हमने, नहीं ये 3rd नंबर तो निकाल चुके हैं ना हम,
अच्छा ये वन ऑर्डर डिग्री, हाँ डिग्री रॉन्ग है इसकी, ये हटाओ। ऑर्डर तो ठीक है उसका, ऑर्डर कितना रहेगा 2, ये 1/4 मुझे नजर नहीं आया, ये स्किप कर गया मेरे से, तो आप उसको उधर लेके जाइए, है ना। यहाँ पे कितना हो गया होल स्क्वायर और इसकी पावर कितना हो गया 4, तो यहाँ कितना बन गया y प्लस dy बाई डी एक्स होल पावर 6। अब ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसी की पावर कितनी आएगी 8, तो इसका जो डिग्री है ना वो आप 2 की जगह 8 कर लो। ये समझ में आ गया, देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। ऑर्डर कितना है जल्दी जल्दी बोलते जाओ, उधर येलो वाला क्वेश्चन को मत देखो। ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितना है 3, ऑर्डर कितना है उधर लेके जाइए, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री कितना हो गया 3, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका ये 1/4 पावर है, इसको उधर लेके जाइए, तो d2/dx2 का होल स्क्वायर एंड 4 पावर के कारण 8, ऑर्डर 2 डिग्री 4 डिग्री 8, इस तरह से, है ना। और क्वेश्चन लिखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, इसका ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड, लॉग हटाएंगे तो इधर एक्सपोनेंशियल, उधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। इसका ऑर्डर बोलिए डिग्री, इधर से हटाएंगे तो उधर कॉस इनवर्स, इधर से हटाएंगे तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर बोलिए डिग्री, यस। सब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। So order is the highest order derivative appearing in the differential equation and the degree is the highest power of highest order derivative. Suppose आपके पास d2/dx2 3-4 जगह रखा हुआ है, लेकिन आपको उसका डिग्री कौन सा लेना है पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना। और ये सारा ना डेरिवेटिव्स जो हैं ये लॉग वगैरह से देखो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अदरवाइज कभी कुछ केसेस में तो इनकी पावर, इनकी जो डिग्री है वो आएगी नहीं। जैसे सपोज मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 चढ़ा दिया, तो फिर तो मैं इसकी डिग्री 2 ले लूंगी। कोई 1/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 चढ़ा देगा तो वो डिग्री 3 ले लेगा। इसलिए यहाँ लॉग वगैरह होने ही नहीं चाहिए, अदरवाइज उनकी भी प्रॉपर्टीज आने लगेगी, है ना। तो इन सब से फ्री होने के बाद यदि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म या कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो फिर आपकी डिग्री डिफाइंड होगी, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। सो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गया ना। एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव with respect to derivative of dependent with respect to independent variables and the dependent and independent variables is called the differential equation. इनके हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर फॉर्म होते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ना यहाँ पे कुछ कर्व गिवन होंगे, जैसे सर्कल का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन, है ना, किसी का भी इक्वेशन, किसी भी कर्व का इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एंड फिर सेकंड वन इज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उन डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस वो कर्व निकालने हैं, यानी वो जनरल सॉल्यूशन निकालना है जो उनको सेटिस्फाई करें। ये 2 चीजें हमें पूरे चैप्टर में पढ़नी। नेक्स्ट लिखिए, आप लिखें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें 3 चीजें समझनी है, देखिए आपको। वन इज द कांस्टेंट, सेकंड वन इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, one is the constant, second one is the arbitrary constant and the third essential arbitrary constant. Essential arbitrary constant, constant जिसका वैल्यू फिक्स हो, whose value is fixed, जिसका वैल्यू फिक्स हो। A constant जैसे 2,
7, 9, 1/3, 0, है ना। जैसे आपने लिखा y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 3 कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसका वैल्यू फिक्स है। और अगर आपने इसको ऐसे लिखा y इक्वल्स टू, है ना, 2x प्लस b, तो ये कांस्टेंट तो है लेकिन इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स इज कॉल्ड द आर्बिट्री कांस्टेंट। आप इसको कुछ भी ले सकते हो, एनी रियल वैल्यू। आर्बिट्री का मतलब होता है स्व इच्छा, अपनी इच्छा से जो चाहे वो ले लो। और इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, है ना, मिनिमम यूज्ड कांस्टेंट आर कॉल्ड द इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम यानी मिनिमम 2 तो लेने पड़ेंगे, सर्कल के लिए 3 तो आपको लेना ही पड़ेगा, इलिप्स के लिए आपको 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो आपने लाइन की जनरल इक्वेशन लिखी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आपको 3 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे होंगे, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स a b c। लेकिन अगर आपने लाइन स्टडी कर रखी है तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 डेटा सफिशिएंट है, 2 पॉइंट्स हो, 2 इंटरसेप्ट हो, एक स्लोप इंटरसेप्ट हो, नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म में, है ना, और एंगल गिवन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होती है, पैरामीट्रिक फॉर्म में थीटा गिवन होता है, आर गिवन होता है। सो 2 सफिशिएंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस किसी भी एक को एलिमिनेट करेंगे। x इक्वल टू b बाई ए यानी लैम्डा 1 बाय c बाई ए लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, पहले कितने थे 3, उसको मैंने मिनिमाइज करके कितने में कन्वर्ट कर दिया 2 यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2। आप और मिनिमाइज कर सकते हैं क्या फर्दर, यदि आप लैम्डा 2 को डिवाइड करेंगे तो उधर बैठ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे लैम्डा 1 तो इधर आ जाएगा। आप 2 से कम नहीं कर सकते, इसलिए अब यहाँ पे 2 इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट्स। सर्कल की इक्वेशन देखिए, जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं। और सुनो, यही इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट भी है। आप कोशिश मत करिए इसको कम करने की, इससे कम नहीं होंगे वो। थोड़ा ज्योमेट्री में जाइए आप इससे कम नहीं कर सकते। आपको सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यूनिकली कम से कम 3 डेटा चाहिए। सर्कल की इक्वेशन आप ऐसे लिखते हैं तो भी 3 ही आएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं आपको, अल्फा बीटा, और रेडियस कितना है r, तीसरा आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया ये। हाँ, आप लिखते हो ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो कितना इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 a। इधर से हटाओगे तो उधर आ जाएगा, उधर से हटाओगे तो इधर आ जाएगा। तो सिर्फ एक इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि उसका वर्टेक्स उसने फिक्स कर रखा है, इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपको ये दे दूं कि ये जो सर्कल है दिस इट्स सेंटर इज 0,0, तो फिर आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। एक डेटा आपने दे दिया ना, जैसे ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है m और c एंड दीज 2 आर द इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं आपको m का एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दूं तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट बचेगा ना, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे दे रखा है आपको y इक्वल्स टू, यहां लिख लो c1y इज इक्वल्स टू c2 e रेज टू ax प्लस c3 c4 e रेज टू bx प्लस c5 और यहां लिखा मैंने c6। ध्यान से देखो, मुझे 6 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं यहाँ, c1 c2 c3 c4 c5 c6, इतने आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब इनको किस में कन्वर्ट करना है, इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट में। तो पहले तो आप इस c1 से डिवाइड करिए, तो c2 अपॉन c1, फिर इसको लिखिए e रेज टू c3, e रेज नहीं और भी है, देखो ये हटा दो, ये हटा दो, यही बहुत है, ठीक है। तो कितना हो गया, c2 अपॉन c1 e रेज टू c3 e रेज टू x, c4 अपॉन c1 e रेज टू c5 e रेज टू x और c6 अपॉन c1, इसको लपेट लो, लैम्डा 1 लैम्डा 2
लैम्डा 3, लैम्डा ई रेज टू एक्स कॉमन ले लो तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, नया कांस्टेंट मान लो लैम्डा। कितने थे पहले 6, फिर और कम किए मैंने, और कम कर दिए 3 हो गए, 3 से और कम कर दिए 2 हो गए, 2 से और कम, लैम्डा से डिवाइड करें तो उधर चला जाएगा, इधर करेंगे तो आप नया मान लेंगे, लैम्डा 3 अपॉन लैम्डा एक नया मान लो, फिर भी इधर एक रहेगा और जो नीचे चला गया वो रहेगा। अच्छा लैम्डा 3 से करेंगे तो उधर चला जाएगा, इधर रहेगा, यानी अब आपने 6 से क्या किया, 6 से कन्वर्ट कर लिया आपने 3 में, और 3 से आपने कितने कर लिए 2, 2 से और कम नहीं हो रहा, तो हम इसको बोलेंगे 2 इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना। अब इस आर्बिट्री कांस्टेंट का आर्बिट्री कांस्टेंट का और इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट का ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन से क्या कनेक्शन है, ये नोट कर लो, फिर लिखाते हैं आपको। सो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इनके स्टेप्स लिखिए। स्टेप 1, फर्स्ट कन्वर्ट, देखिए फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन, first convert the given equation into number of essential arbitrary constants. First convert the given differential equation into, number में हटा दो, into essential arbitrary constants and let number of essential arbitrary constant इन दिस इक्वेशन बी n। सपोज आपको कितने इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट मिले इस इक्वेशन में, n। जितने भी इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट आपको मिले उनके नंबर मैंने क्या मान लिया, n। जैसे 2 इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है C1 C2, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, है ना। सो कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट एंड लेट n बी द नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। स्टेप 2, यानी आपको कन्वर्ट कर लेना है इनटू इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, n। सेकेंड स्टेप, नाउ डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, n times removing these differential equations one by one। these क्या लिखा, नहीं, removing these arbitrary constants one by one। क्या लिखा है मैंने आपको, differentiate given differential equation n times by removing these arbitrary constants one by one। जैसे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जब आपने, हाँ इसेंशियली तो है, जब आपने पहले ही कन्वर्ट कर लिया इसेंशियल में, नॉन इसेंशियल है ही नहीं। सो जैसे सपोज आपके पास 2 इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है ना फाइनली, तो आपने कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स। जब पहली बार डिफरेंशिएट किया तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाना चाहिए, और जब दूसरी बार किया तो दूसरा भी हट जाना चाहिए। तो फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, उसको मैंने मान लिया n। नाउ डिफरेंशिएट द इक्वेशन n टाइम्स by removing these essential arbitrary constants one by one। Third step, and the final differential equation does not contain, final differential equation does not contain, final differential equation does not contain any arbitrary constants। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो फाइनली आती है उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए ना। जैसे समझिए एग्जांपल नंबर 1 लिखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए लाइन given in the form of y equal to mx plus c, y equal to mx plus c।
where M and C belongs to R. मतलब ये आर्बिट्री कांस्टेंट है ये, और इनके बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो इनका कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2 इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट्स, है ना, इतने हैं ये, आप और कम नहीं कर सकते। तो सुनो, एक बार तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स, तो ये c हट जाएगा, कितना बचा? m। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो d2y अपॉन dx2 कितना हो गया? 0। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस कर्व का, इस लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस का। ये क्या गिवन है आपको? फैमिली ऑफ लाइंस, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये। अब इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2। इसका मतलब जितने इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है आप उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर ऑर्डर किसके इक्वल हो गया? हाँ, ऑर्डर, नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट जितने हैं उतने ही आपके ऑर्डर बनेंगे, और फिर उसकी पावर डिग्री तो फिर आपको निकालने के बाद पता चलेगी, ये पहले नहीं पता चलेगी। इस तरह से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये इक्वेशन गिवन है आपको, y इक्वल्स टू c1 e रेज टू x प्लस c2 e रेज टू माइनस x। c1 c2 दो इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, उससे कम नहीं होंगे। अब हम क्या करें, सुनिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करूं, ये c1 c2 एलिमिनेट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे तो ये जो c है ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने पे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ x और y का मल्टीपल नहीं था। यहाँ क्या है, इन c1 c2 की जान किसमें समाई हुई है? इन एक्सपोनेंशियल में। आप हटा दो इनको, कैसे? e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो y e रेज टू x, c1 e रेज टू 2x, है ना, और प्लस का c2। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो c2 जाएगा। मतलब ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, दोनों हटते जाने चाहिए। यूं नहीं कि आप डिफरेंशिएट, अच्छा 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है डिफरेंशिएट उतनी ही बार करेंगे, उतना ही ऑर्डर आना चाहिए, है ना, और आपका ये जो कांस्टेंट है ये हट जाने चाहिए। तो अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो ये हटना चाहिए, या फिर ये c1 रिमूव होना चाहिए। अगर आप e की पावर x, e की पावर माइनस x के साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे ये, तो ये रिमूव नहीं होंगे, तो हटा दो किसी एक को। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे y डैश e रेज टू x u इंटू वी से, y e की पावर x, यहां मिलेगा 2c1 e रेज टू 2x, ठीक है, e की पावर माइनस 2x ले जाओ उधर। अब क्या करिए, दोनों, इसको हटाना है ना, पहले किसको रिमूव किया मैंने? c2 को, तो उसको कांस्टेंट बना, उसका साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में था उसको मैंने हटाया। अब मुझे इसको हटाना है ना, तो ये हटाओ, तो e रेज टू 2x से आप क्या करिए, डिवाइड, तो यहां मिलेगा आपको ये इज इक्वल टू ट्वाइस c1। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो e रेज टू माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस e रेज टू माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हटा दो क्योंकि ये 0 नहीं बनते, तो y डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस का y डैश माइनस वाई, सो y डबल डैश इज इक्वल टू y, यानी d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है ये, और इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। आप डाल के देख लो, सेटिस्फाई करें। आया समझ में? पहले आप e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, c2 इंडिपेंडेंट हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आप यहां से e की पावर 2x से डिवाइड करिए, e की पावर x, e की पावर x कैंसिल आउट हो गया, e रेज टू माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2c1। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी से, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज उसका डेरिवेटिव माइनस के साथ, राइट हैंड साइड में 0, e एक्सपोनेंशियल हटा दो क्योंकि e की पावर माइनस एक्स 0 नहीं बनेगा, तो वहां क्या बनेगा, y डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस का y डैश माइनस y, ये कैंसिल आउट हो गया, तो सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, y के। तो उस जनरल सॉल्यूशन के लिए ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वो। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स
Form the differential equation of the family of the circle whose center lies on the y-axis. Whose center lies on the y-axis and passing through the origin. Whose center lies on y-axis. On y-axis and passes through 0, 0. Origin. So अगर y एक्सिस पे कोई सर्कल लाई करता है तो उसका सेंटर कैसे लिखा जाएगा? x कोऑर्डिनेट 0, 0 कॉमा, अरे बोलो 0 कॉमा h और ओरिजिन से पास करेगा। आप ये h पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? x स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर, और यही क्या कहलाएगी इसकी रेडियस? h स्क्वायर। सेंटर रेडियस फॉर्म, सर्कल का सेंटर अगर आपके पास अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस कितना है स्मॉल r, तो उसका इक्वेशन लिखा जाता है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? h। अब आप कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? सिर्फ एक बार, और एक बार में ये h रिमूव हो जाना चाहिए। और अगर ये रिमूव नहीं होता है तो आप रिमूव करें, मतलब कुल मिलाकर के आपकी जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर आता है उसमें h नजर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? ऐसे तो फिर कभी यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? आपने माना 0, h, एक मान रहा है 0, अल्फा, एक मान रहा है 0, बीटा, एक मान रहा है 0, y, तो आंसर तो सब जगह अलग अलग आएगा ना। उसने थोड़ा ना बोला कि ये सर्कल का जो सेंटर है वो आप ऐसा ले लो, उसने थोड़ा ना बोला कि रेडियस r ले लो, है ना। बनाइए।